प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स प्रेषित किए जाएंगे। और इस सारे के सारे जो मटेरियल प्रेषित किए जाते हैं वे टेलीग्राम ऐप पर दे दिए जाते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। अगर अभी सुनने में कोई दिक्कत होगी तो उससे आप बढ़िया से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भारत के बारे में सारे बच्चों को किसी भी कॉम्पिटिशन्स में उसकी जानकारी होनी चाहिए कि भारत की अवस्थिति ग्लोब पर कहाँ है, उसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है। और भारत इतना विशाल देश है कि उत्तर में बहुत सारा पर्वतों का विस्तार है, पर्वत श्रेणियाँ बहुत है, दक्षिण में पठार है और बीच में मैदान है और साइड में तटीय मैदान है। सारी चीज़ों के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है उस पर तो प्रेषित किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। आइए इस पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो इसके बारे में हर बच्चों को जानना जरूरी होता है। आइए पहला जो क्वेश्चन इससे बनता है कि ग्लोब पर, ग्लोब मतलब पूरा धरती पर भारत की अवस्थिति कहाँ है। ग्लोब का मतलब गोल चीज, तो पूरा पृथ्वी अगर गोल है तो इस गोल को अगर बीचों बीच क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टली अगर बांटा जाए तो ऊपर में होगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे में होगा दक्षिणी गोलार्ध। और नक्शा देखने का एक चीज जानना चाहिए, आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो जान जाइए। किसी भी को नक्शा अगर देखना है तो ऊपर का जो भाग होता है वो उत्तर और नीचे का दक्षिण, दाहिना साइड पूरब और बायां साइड पश्चिम। मान ली गोल चीज है, आप जो क्षैतिज रूप से ऐसे काट दिए तो नॉर्दर्न, और अगर वर्टिकली काट देते हैं तो दोनों में गोलार्ध ही बनता है, हेमिस्फीयर। गोलार्ध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेमिस्फीयर। तो अगर आप क्षैतिज रूप से काटते हैं तो हुआ उत्तरी को ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर आप वर्टिकली उसको काटते हो गोल चीज को तो पूरब में हो गया और पश्चिम में हो गया। तो पूर्वी गोलार्ध, गोला का पूरब आधा हो गया तो पूरब में और पश्चिम में। तो ग्लोब पर भारत की अवस्थिति कहाँ है, इसको अगर इस पूरे गोल चीज को 4 बार इसको ऐसे कर दिया जाए, वर्टिकली भी कर दिया जाए और हॉरिजॉन्टली भी कर दिया जाए, तो भारत की अवस्थिति कहाँ रहेगा? उत्तर और पूरब में, ऊपर में है। भारत उत्तरी गोलार्ध में तो है लेकिन भारत पूर्वी गोलार्ध में भी है। भारत, अभी अगला प्रश्न आएगा अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो हर लोगों को जानना चाहिए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो विषुवत रेखा के समानांतर, विषुवत रेखा जो बीचों बीच हुआ है, जो लेटा हुआ है क्षैतिज रूप से, तो विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई जो कल्पित इमेजिनरी लाइन है, ऐसा कोई रास्ता खींचा हुआ नहीं है, कोई लाइन जो खींची हुई लाइन है उसको अक्षांश कहते हैं। और दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो कल्पित रेखा है, नॉर्थ पोल ऊपर साउथ को पहले ही बताया कि ऐसे करेंगे तो ऊपर में नॉर्थ और नीचे में साउथ, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो अगला जो बहुत महत्वपूर्ण है, पहले तो स्थिति हो गया ग्लोब पर भारत की अवस्थिति कहाँ हो गया, तो उत्तर में भी है और पूरब में भी है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है। और अगला जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हर लोगों को जानना चाहिए कि भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है और भारत का लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूड मतलब अक्षांशीय विस्तार कितना है, और दूसरा है कि देशांतरीय विस्तार कितना है। 2 चीज जानना बहुत जरूरी है। तो अक्षांशीय विस्तार में है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ उत्तरी अक्षांश नहीं देंगे तो चूंकि भारत की अवस्थिति इंडिया लोकेटेड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो यहाँ नॉर्थ लिखना जरूरी है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोला अक्षांश में है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में भारत की अवस्थिति है, तो ये अक्षांशीय। और देशांतरीय विस्तार अगर है, एक तो लैटिट्यूडनल हो गया और लॉन्जिट्यूडनल होगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 में गुजरात साइड में है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ पूर्वी लिखना बहुत जरूरी है, वहाँ उत्तरी लिखना जरूरी है। लैटिट्यूड में उत्तरी लिखना जरूरी है और लॉन्जिट्यूड में आपको पूर्वी लिखना जरूरी है। अगर ये लिख देते हैं तो सही माना जाएगा। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार और पूरे ग्लोब पर भारत के वजह 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हर बच्चों को जानना चाहिए, हर कंपटीशंस में यह काम का चीज है। अगला जो है, भारत जो है दुनिया का 7वां बड़ा देश है, विशाल देश है, 7वां बड़ा देश है एरिया के हिसाब से। अगर बड़ा, सबसे बड़ा देश अगर दुनिया का माना जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो रशिया का नाम आता है, सेकंड में कनाडा का आता है, थर्ड में चाइना का आता है, फोर्थ में अमेरिका का आता है, फिफ्थ में ब्राजील का आता है, 6 में ऑस्ट्रेलिया का आता है और 7th में इंडिया का आता है। तो ये दुनिया का 7वां बड़ा देश है
और पूरे ग्लोब के 2.4% पर इसका एरिया छेके हुए हैं। तो 7वां बड़ा देश तो है, लेकिन एरिया ऑफ इंडिया इज, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इस सब लोगों को जानना चाहिए। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर यह मिलियन में पूछ लिया जाए कि भारत का क्षेत्रफल एबाउट, मिलियन में अगर निकाले तो एबाउट कितना मिलियन वर्ग किलोमीटर होगा, वो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। तो भारत का एरिया एबाउट करना पड़ेगा 3.3, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख, तो 3.3 मिलियन में 33 लाख, लेकिन है कितना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो आपको लेना पड़ेगा एबाउट 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर स्क्वायर किलोमीटर। तो मिलियन में पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो उसमें अबाउट जाना जरूरी है। ऐसे एग्जैक्ट है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो 3 प्रश्न हुए बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया का लोकेशन पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर है, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। दूसरा, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, और दुनिया का 7वां बड़ा देश है, उसमें भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 के। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में 3 चीज जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे लोग इसको अभ्यास करेंगे, अभ्यासानुसारणी विद्या अभ्यास करेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट, जो भारत के संदर्भ में तो बहुत सारी बातें, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो परीक्षोपयोगी है, उस पर चर्चा किया जाए। तो अच्छा, और अब देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग 29 से 30 डिग्री के आसपास है। तो लंबाई अब उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूरब से पश्चिम चौड़ाई लगभग बराबर है। लंबाई है 3200, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, और चौड़ाई है 2933, लगभग 3000, और डिफरेंस भी करेंगे तो 30 डिग्री के आसपास आता है। अगला है, भारत एक ऐसा देश है, इसकी स्थलीय सीमा किन किन देशों से मिलती है। अब विशाल देश है, दुनिया का 7वां बड़ा देश है, इसमें बांग्लादेश भी इसकी स्थलीय सीमा में आता है, चाइना भी आता है, नेपाल भी आता है, भूटान भी आता है, म्यांमार भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है। 7 देश ऐसे हैं जो भारत के सीमा से मिलता है। सबसे बड़ा इसमें प्रश्न पूछ देता है कि भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है, तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश तो जमाना में, जो बांग्लादेश तो भारत का ही अंग था, 1971 में उसका जन्म हुआ। तो यानी में सबसे बड़ी स्थलीय सीमा भारत का किस देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ है। और अगर पूछ दिया जाए कि उसकी लंबाई कितनी है भाई, तो 4096 किलोमीटर, 4096, 4096 किलोमीटर है। सबसे बड़ी स्थलीय सीमा भारत का बांग्लादेश के साथ है। और अगर दूसरा पूछ दिया जाए 7 देश के साथ है, तो फर्स्ट तो आपको बता दिया हो गया। अगर सेकंड पूछ दिया जाए तो सेकंड है चाइना के साथ, चाइना के साथ भी है 3917 परहैप्स, हाँ 3917 किलोमीटर, बहुत डेटा है, आपको करना है। 7 देश के साथ तो है। थर्ड रैंक आता है पाकिस्तान, उसका 3310 है, लगभग 3000 के आसपास उसका है, 32 या 3300 है, वो आपको अपना कंफर्म हो लेना है। तो फर्स्ट तो बांग्लादेश के साथ है, सेकंड चाइना बड़ा, थर्ड पाकिस्तान के साथ है, उसके बाद नेपाल, उसके बाद नेपाल के साथ भी है, 1700 कुछ है, उसके बाद म्यांमार है, भूटान है, और सबसे छोटा है अफगानिस्तान के साथ भी थोड़ा सा ऊपर मिलता है। 80 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा अफगानिस्तान से मिलती है। तो 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा मिलती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके देशों किसका सबसे ज्यादा और सबसे कम को याद रखना है। सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ 4096, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ मात्र 80 किलोमीटर की स्थलीय सीमा भारत की मिलती है। तो ये जानना जरूरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो चीज भी प्रस्तुत किए जाते हैं वो परीक्षोपयोगी रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट। उतनी बात को अगर आप आत्मसात कर लें तो बहुत कुछ अच्छा रहेगा। मैं बार बार कहता हूँ, विश्वासम फलदायकम, विश्वास के साथ आप पढ़ें, जो भी पढ़ें विश्वास के साथ पढ़ेंगे, सब कुछ हो जाएगा। आपके अंदर में खुद भगवान है, बहुत बड़ा टीचर तो आपके अंदर बैठा हुआ है। आप विश्वास के साथ आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, मनन करेंगे, और पढ़ाई का मूल क्या होता है कि लिखाई करेंगे। जो भी चीज़ अभी आप सुन रहे हो उसको लिखने की कोशिश करो। लिखोगे, राइटिंग मेक्स माइंड एग्जैक्ट, प्रैक्टिस मेक्स माइंड परफेक्ट। तो राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनीवे, नेक्स्ट मैटर इज प्रायद्वीपीय भारत। इसमें 3 चीज जानना जरूरी है। प्रायद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है, और महाद्वीप क्या होता है। 3 चीज अगर जाने, ज्योग्राफी में मेन चीज होता है टर्म जानना। अब द्वीप,
द्वीप को अंग्रेजी में आइलैंड कहते हैं। अब प्रायद्वीप, प्रायद्वीप को अंग्रेजी में पेनिनसुला कहते हैं। और महाद्वीप, जो दुनिया में 7 बड़े महाद्वीप हैं, कंटिनेंट कहते हैं, बहुत बड़े विशाल भूखंड। तो द्वीप जो होता है वह ऐसी भूमि जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, द लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर बाय ऑल साइड्स इज कॉल्ड द आइलैंड्स। जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। समुद्र में भी बहुत सारे द्वीप हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से ऐसा होता है कि ऐसा लावा गैस निकला कि चारों तरफ जल है और बीच का लैंड जो है काफी ऊपर हो गया, वो द्वीप हो गया। प्रायद्वीप क्या होता है? यहाँ प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया, वैसी भूमि जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। 3 तरफ से तो जल है, जैसे भारत का दक्षिणी भाग देख लीजिए आप, मध्य भारत, प्रायद्वीपीय भारत जो बीच का पार्ट है, अगर भारत 3200 किलोमीटर है तो 1600 किलोमीटर के नीचे का जो पार्ट होगा मध्य भारत, विंध्य पर्वतमाला के नीचे का जो पार्ट है दक्षिण भारत जो है प्रायद्वीपीय भारत। तो आप पूरब से बंगाल की खाड़ी को देख लीजिए, पश्चिम से अरब सागर को, और नीचे से हिंद महासागरिक प्रायद्वीप हुआ। तो वैसी भूमि जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और प्रायद्वीप को अंग्रेजी में पेनिनसुला, PENINSULA। और एक है महाद्वीप, पहले तो द्वीप था, वैसी भूमि जो चारों तरफ से जल से घिरा हो तो द्वीप हुआ। और द्वीप में जब बड़ा हो गया महाद्वीप हो गया, विशालकाय भूखंड। अब पूरे दुनिया को अगर लिया जाए तो 71% पर वाटर ही है, 29% पर ही लैंड है। एक जमाना हुआ करता था बहुत पहले, अरबों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले, तो सारे के सारे एक ही पिंड था, पैंजिया कहलाता था। बहुत कुछ आंतरिक विस्फोट ऐसा हुआ कि सारे के सारे द्वीप जो है, जो एक विशाल भूखंड था, अलग अलग खिसकने लगे। और भारत की जो अवस्थिति है, वह नीचे वाला भाग जो है वह जो है गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाला जो है अंकारा लैंड। ये बहुत बड़े बड़े लैंड मास थे, और बीच में टेथिस महासागर था, टेथिस सागर था, और टेथिस सागर से ही हिमालय पर्वत का जन्म हुआ है। वो बाद में करेंगे। और हालांकि हिमालय से आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो उत्तर में हिमालय का विशाल पर्वत की रेंज है, उस पर भी चर्चा होगी और आगे होगी। तो आगे देखिए, अगला प्रश्न यह था कि प्रायद्वीपीय भारत के तटरेखा, कोस्ट लाइन कितनी है, पूछा जाता है। भारत के तटरेखा की लंबाई और प्रायद्वीपीय भारत के तटरेखा की लंबाई दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे इसमें फंस जाते हैं। जब प्रायद्वीपीय भारत आ जाएगा तो मेन लैंड ऑफ इंडिया, भारत का जो मेन लैंड है, हालांकि भारत का कुछ ऐसा पार्ट है जो द्वीप में, भारत में 247 द्वीप हैं, तो अंडमान और निकोबार में बहुत सारे हैं, इधर लक्षद्वीप में भी हैं, नहीं तो सबको जोड़ेंगे तो अलग हो जाएगा, तो उसका भी जोड़ना पड़ेगा। लेकिन प्रायद्वीप जो मेन लैंड वाला विभाग है, भारत का जो मुख्य भूमि है, जिसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताया गया, वो मेन लैंड का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार बताया गया। अगर पूरा का कहेंगे तो नीचे आ जाता है, उसका नहीं बताया गया, मेन लैंड का ही आपको दिमाग में रखना है। तो प्रायद्वीपीय भारत के तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। क्या है? 6100। जो भारत का नक्शा ऐसे बनाइएगा, इधर पूर्व वाला जो पार्ट है, इधर पश्चिम वाला पार्ट है, नीचे हिंद महासागर वाला पार्ट है, तो ये 6100 के पेनिनसुलर इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वह 6100 किलोमीटर है। अगर प्रश्न आ जाए कि भारत, प्रायद्वीपीय भारत नहीं, भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप वाला भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां चारों तरफ पानी है। तो होता है, उसका अगर उत्तर है कि भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो होगा 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 भारत के तटरेखा की लंबाई, और प्रायद्वीपीय भारत के तटरेखा की लंबाई होगा तो होगा 6100 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द्वीप भी बता दिया गया, प्रायद्वीप भी बता दिया गया, और महाद्वीप भी बता दिया गया। थैंक यू। और अगला दिल्ली। अब देखिए, दिल्ली जो भारत की राजधानी नहीं, दिल्ली में यमुना नदी, दिल्ली में कौन नदी? यमुना नदी, और बंगाल की खाड़ी में सारी नदियां, पूरा भारत के अधिकांश नदियां पूरा बंगाल की खाड़ी में आती है। बंगाल की खाड़ी के बीच लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी है। अब पूरा भारत जो है उधर कश्मीर से लेकर के और नीचे कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर है, तो लगभग आधा 1600 किलोमीटर की दूरी में केवल कितने मीटर की ढलान है, स्लोप है? तभी देखिएगा भारत की अधिकांश नदियां का जो पानी का प्रवाह है पूरब की ओर भाग रहा है, पूरब बंगाल की खाड़ी। तो मात्र 200 मीटर का ढलान है, स्लोप है। सब मिलाकर, अब कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है नहीं, लेकिन सब मिलाकर के 200 मीटर का स्लोप है। कहां से कहां तक? दिल्ली से बंगाल की खाड़ी तक जो ढलान है वह कितना है? 200 मीटर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है, अब भारत विशाल देश है, इतना विशाल देश है, दुनिया का 7वां बड़ा देश है, तो कहीं पर्वत है, बहुत ऊंची भूमि पर्वत है, जिसके शीर्ष जो है बहुत निकले और काफी ऊंचाई वाले हों, समुद्र तल से उसकी काफी ऊंचाई है, कम से कम एवरेज 2000 मीटर से ऊपर है, तो पर्वत हो गए। और कहीं पर उसके कंपेरेटिवली कम है, जिसके शीर्ष सपाट हैं
उसको कहते हैं प्लाटू, पठार, वो पठार है। और कहीं पर्वत और पठार के बीच का समतल लैंड है, प्लेन। तो तीन तो मोटे तौर पर है भारत के भूआकृतिक प्रदेशों में। सबसे उत्तर में पर्वत और सबसे नीचे में पठार, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लाटू, और बीच वाला जो भाग है वो प्लेन है मोटे तौर पर। और साइड में तटीय मैदान है। साइड में क्या है? कोस्टल प्लेन, समुद्र का जो तट है, तटीय मैदान है। उसके बाद द्वीपीय समूह है। तो कुल मिला के तो ऐसे तो चार ही कहा जाएगा, लेकिन ऐसे भी जो बीच का जो मैदानी भाग है उसको दो वर्गों में बांट दिया गया। अब विशाल गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान और थार का मरुस्थल को ही मान लिया है मैदानी इलाका में, तो उससे बढ़ जाता है, उससे बढ़ गया। और प्रायद्वीपीय पठार जो मध्य वाला है उसमें मध्यवर्ती मुख्य भूमि और प्रायद्वीपीय पठार करके दो कर दिया है। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो भारत के जो भूआकृतिक प्रदेशों को 7 वर्गों में बांटा गया। इसमें एक चीज जानना है कि अगर भारत की भूआकृतिक प्रदेशों को 7 वर्गों में बांटा है तो कितना कितना परसेंट है, पर्वत का विस्तार कितने प्रतिशत में है, जो भूआकृतिक द्वीपीय भाग कितने प्रदेश में है, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार में भी है तो 2, उसमें भी उच्च भूमि कितना प्रदेश में है, प्रायद्वीपीय पठार कर्नाटका का प्लाटू वगैरह कितने में है, उसका एक डेटा है। 100% होना चाहिए। तो उसमें है उत्तर की पर्वतीय श्रेणियां, उत्तर में तो पर्वत विशाल विशाल पर्वत है, उसके भी 4 रेंज है, वो बाद में बताया जाएगा, 4 रेंज है। लेकिन तो उत्तर की जो पर्वत श्रेणियां हैं उसका परसेंटेज दिया है 17.9%। लेकिन उसमें एक तो बहुत हाई है, एक थोड़ा लो है, हिल स्टेशन। उसके बाद दूसरा है, उसके नीचे अगर आप आएंगे, विशाल मैदान, विशाल गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वह है 17.1%। ऐसे पूरा मैदान 43% है, लेकिन यहाँ 7 वर्गों में बांट दिया है। तो विशाल मैदान 17.1%। थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल जो राजस्थान में है, उसका कुछ पार्ट पाकिस्तान में चला गया, लेकिन भारत का जो है 5.4%। फिर मध्यवर्ती ऊंची भूमि, उच्च भूमि जो मालवा का पठार वगैरह जो बीच वाला था वो 10.4%। प्रायद्वीपीय पठार कर्नाटका का प्लाटू वगैरह 38 नीचे वाला पूरा का पार्ट है, वो जो पूरा का पूरा जो है प्रायद्वीपीय पठार में आ जाएगा, नीचे कन्याकुमारी तक चला जाता है। 38.5% वो जो है छत्तीसगढ़ से लेकर के और नीचे तक आ जाता है। तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन के दोनों साइड से है, एक तरफ मालाबार है, पश्चिम में जो कोरोमंडल है पूरब में 10.4%। और द्वीपीय समूह, भारत में 247 द्वीप है, कुछ पूरा बंगाल की खाड़ी में है, फिर अरब सागर में है, लक्षद्वीप वगैरह, वो 0.3%। अगर टोटल को आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100%। ये सबको मान लिया गया। तो ये अच्छा है। अगला है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, ये तो 7 वर्गों में दे दिया है, एक अलग और डेटा है, उस पर भी ध्यान रखता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब कितने परसेंट भाग पर पर्वत है, माउंटेन है? 10.6% पर पर्वत है। सब जो हाईलैंड है, बहुत सबसे ज्यादा शिखर ऊंचे हैं, तो 10.6%, जो प्रायः समुद्र तल से 2000 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। अब समुद्र तल तो समुद्र सबसे लोएस्ट, और ऊपर की जो स्थलाकृतिक रिलीफ है तो सबसे ऊंचा वाला भाग हो गया वो पर्वत हो गया, जो 2000 मीटर से ऊंचे है, उसका परसेंटेज किया 10.6%। जबकि 18.7% पर पहाड़ी है, हिल स्टेशन। अब हिल स्टेशन के अंतर्गत अब दार्जिलिंग वाला जो है वो हिल स्टेशन है, पहाड़ी है, तो 18.5% पर पहाड़ी है, जो 900 मीटर से 2000 मीटर के रेंज में है। 2000 से भी ऊपर वो सबसे ऊंचे हो गए, 2000 में समुद्र तल से 2000 मीटर से जो है वो सबसे ऊंचे हो गए, और 900 मीटर से 2000 मीटर में है वो हिल स्टेशन। हिल है, पूरा एकदम शिखर नहीं है, वो थोड़ा नीचे पहाड़ी है। और भारत के करीब कितने परसेंट पर पठार है? पठार को अंग्रेजी में प्लाटू कहते हैं, टेबल लैंड जिसके शीर्ष सपाट होते हैं वो पठार कहलाते हैं, और वह है 27.7%। 27.7% पर पठार है, जो समुद्र तल से 300 मीटर से 900 मीटर के बीच में है, उनका रेंज है 300 मीटर से 900 मीटर के बीच में वह पठार है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, भारत में समतल मैदान, प्लेन लैंड, जो सभ्यता और संस्कृति के उन्नयन का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर होता है, समतल मैदान, जैसा गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र की नदियों का जो इलाका है, ऊपर वाला जो भाग है, नीचे नदियां हैं, ऊपर में जो समतल मैदान है वह है 43%, जो सागर तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये दोनों डेटा अपना अलग अलग है, कितने समुद्र तल से कितने मीटर, इतना से इतना के बीच में क्या है, इतना से इतना के बीच में क्या है, तो उसका एक डेटा अलग है। और वो जो 7 वो जो भूआकृतिक प्रदेश बताया गया था उसका परसेंटेज अलग अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के सबसे उत्तरी भाग में महान हिमालय है, ग्रेटर हिमालय,
और हिमालय के बीच 4 रेंज है, बताया जाएगा। यह पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से, पश्चिम में पहले ही बताया गया था कि पश्चिम की तरफ का नक्शा के सामने आप खड़ा होकर देख लीजिएगा, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, दक्षिणा साइड पूर्व और बायां साइड पश्चिम। तो पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से, पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़, और सिंधु नदी का मात्र 20% ही भारत में और 80% पाकिस्तान में पड़ा। पश्चिम में पाकिस्तान था, उत्तर पश्चिम में पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने तक लगभग 2500 किलोमीटर, लगभग, थोड़ा बहुत कम बेसी मतलब नहीं है, की लंबाई में विस्तृत है। और इसकी चौड़ाई भी लगभग में कहिए, कहीं 140 से है, कहीं 150 है, 150 से 400 किलोमीटर के बीच में है। अब देखिए, भारत एक विशाल देश है, तो पश्चिम में सिंधु नदी, पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी, और इतने विशाल रेंज में पर्वतों का रेंज है। भारत की अगर चौहद्दी करेंगे तो पूरब में तो बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, और नीचे में हिंद महासागर, और उत्तर में हिमालय का विशाल रेंज है। और हिमालय का जो विशाल रेंज है वो 2500 किलोमीटर में, और उस हिमालय के भी 4 समानांतर श्रेणियां बनाई गई है। कम से कम 4 नहीं 3 ही लेके चलिए, नीचे में तो मैदानी तराई का भाग आ जाता है, 3 आ जाता है। और प्रादेशिक विभाजन का 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो बाद में बताया जाएगा। तो ये इतना से इतना तक के बीच में है, याद रखना है। 2500 किलोमीटर का रेंज है, और चौड़ाई में कहीं पर अधिक है, कहीं पर कम है, 150 से 400 किलोमीटर का। बहुत हिमालय के बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट जाना है। हिमालय में ट्रांस हिमालय भी आता है, ट्रांस माने पार, हिमालय के पार, उसकी चर्चा बाद में होगी। सॉरी, अब आ ही गया। प्रादेशिक दृष्टिकोण से, प्रदेश के हिसाब से हिमालय पर्वतमाला को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया। हिमालय 2500 किलोमीटर की रेंज में है, तो कुछ खास किलोमीटर तक प्रादेशिक हिमालय पहला है। तो पहला है पंजाब हिमालय, फिर है कुमायूं हिमालय, उसके बाद कुमायूं गढ़वाल उत्तराखंड में, उसके बाद है असम हिमालय, और उसके बाद पहले पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, वही मध्य हिमालय नेपाल, और लास्ट है असम हिमालय। असम वाला पार्ट लास्ट में पड़ जाता है, सबसे ऊपर पंजाब में पड़ जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो जानना चाहिए कि पंजाब हिमालय जो किन नदियों के मोड़ से किस नदी के मोड़ तक है। तो पंजाब है सिंधु नदी से सतलज नदी के मोड़ तक, सिंधु नदी सबसे पश्चिम से सतलज नदी, सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, उसमें सतलज नदी उसकी सहायक नदी है, सबसे नीचे वादा, पहले वो झेलम है, उसके बाद चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। एनीवे, उत्तर सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में करीब 560 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। सेकेंड है बहुत इंपॉर्टेंट। अब आइए, पंजाब हिमालय हो गया, अब है कुमायूं हिमालय, हिमालय का बहुत बड़ा, पहले पंजाब हिमालय। यह सतलज नदी, पहला था सिंधु नदी से सतलज नदी के मोड़ तक, उसके नेक्स्ट है सतलज नदी से काली नदी के मोड़ तक, और यह लगभग 320। प्रादेशिक दृष्टिकोण से हिमालय को 4 वर्गों में है। पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा हो गया आपको कुमायूं हिमालय, और तीसरा है मध्य हिमालय कह सकते हैं, या नेपाल हिमालय। और इसी नेपाल हिमालय में संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, तो पूछा जाता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसकी चर्चा होगी। और तीसरा है नेपाल हिमालय को मध्य हिमालय कहते हैं। यह काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का मोड़ है, और यह सबसे अधिक इसका विस्तार है, और यह 800 किलोमीटर तक का इसका रेंज है, मध्य हिमालय है। और सबसे जो पूरब का है वह असम हिमालय, यह तीस्ता नदी से दिहांग नदी, ब्रह्मपुत्र को दिहांग भी कहते हैं, नदियों के बीच में 700 किलोमीटर नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रादेशिक दृष्टिकोण से हिमालय को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो प्रादेशिक दृष्टिकोण से हिमालय को 4 वर्गों में बांटा गया है, और किस नदी से किस नदी तक के मोड़ का है, उसकी कितनी लंबाई है, उसकी चर्चा हुई। और ये सारे मटेरियल्स आपको मैं बता दिया, टेलीग्राम ऐप पर प्रेषित किए जाएंगे। अगर कुछ सुनने में प्रॉब्लम्स अगर हो रहे हैं तो हाँ बढ़िया से देखेंगे और पूरा आत्मसात करेंगे। पूरा विश्वास है कि इस मटेरियल को ठीक से आत्मसात करेंगे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हुआ आपको पूरा का पूरा गेट वाइज हर्ट हो जाएगा। और विद्या वही है जो मुख पर, मैं बार बार बताता हूँ, विद्या वही है जो मुख पर है। संस्कृत में एक श्लोक बार बार कहता हूँ, पुस्तकेषु चया विद्या पर हस्तगतम धनम। पुस्तक की विद्या और दूसरे के हाथ का धन समय पर काम नहीं आता है, इसको तो गेट वाइज हट करना है। चलिए अगला देखा जाए, कोई बात नहीं है। अगला है हिमालय की जो 3 पर्वत श्रेणियां हैं वो उसके बारे में देखिए। अब रेंज है सबसे, उसमें भी है कि कुछ ऐसा है जिसको हमेशा बर्फ पे ढका रहता है, सबसे हाईलैंड है, सबसे ऊंचा है, और उस तो हिमालय उत्तर प्रादेशिक आपको बांट दिया। तो 3 जो उसका श्रेणी बांटा गया है उसमें सबसे जो उत्तर वाला है उसको कहते हैं बृहत हिमालय, उसको हिमाद्री भी कहते हैं।
अंग्रेजी में इसको बड़ा अच्छा से याद हो जाता है, कभी कभी अंग्रेजी में अच्छा आता है। सबसे जो ऊपर में है वह है ग्रेटर, और उससे भी नीचे है वो लेसर, और उससे भी नीचे है वो आउटर। याद करने के लिए अच्छा है, लेकिन हिंदी भी जानना है। सबसे उत्तर वाला वो क्या कहते हैं, बृहत हिमालय या हिमाद्री, नाम से हिमाद्री, हिम बर्फ, बर्फ ही बर्फ है, नाम से ही पकड़ लीजिएगा, हिमाद्री, हिमालय बर्फ। और ग्रेटर हिमालय सबसे ऊंचा है तो ग्रेटर हो गया, सॉरी। उससे नीचे आइएगा तो लेसर, लेसर को हिमाचल भी कहते हैं और मध्य हिमालय भी कहते हैं। लेसर क्या कहते हैं, मध्य हिमालय भी कहते हैं और हिमाचल भी कहते हैं। तो ग्रेटर ऊपर और बीच वाला को लेसर, और उससे भी अगर नीचे आ जाएंगे तो क्या होगा, आउटर, उसको कहते हैं वाह हिमालय, या उसको शिवालिक भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हिमालय का 3 रेंज है, ग्रेटर, सबसे ऊपर ग्रेटर, और जस्ट उसके लेसर। ऐसा नहीं समझिए कि सबसे नीचे वाला लेसर, तो क्या बढ़ जाएगा, सबसे ऊपर ग्रेटर, बीच वाला लेसर और सबसे नीचे वाला आउटर, आउटर माने बाहरी, और उसके नीचे का भाग को तराई कहते हैं। वहां से फिर मैदानी इलाका शुरू हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, जानना आपको जरूरी है। तो मध्य हिमालय है, महान हिमालय, महान हिमालय इसको हिमाद्री भी कहते हैं। उसकी औसत ऊंचाई, सबका औसत जानना जरूरी है, लेकिन इसका औसत जानना बहुत जरूरी है। इसका औसत ऊंचाई 6000 मीटर। इसमें ऐसे ऐसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं जिसकी ऊंचाई 8000 से भी अधिक ऊंचा है। और सबसे ऊंची चोटी की चर्चा होगी ही, माउंट एवरेस्ट है जो 8850 मीटर है, पहले 48, क्योंकि उसका आज भी धरती के अंतर्जात कोणों से कुछ विकास हो रहा है, उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। तो 8850 मीटर नहीं सुमता है, कहीं ज्यादातर दूर 848 है, 8848 लिख देता है, लेकिन 8850 मीटर करेंगे नहीं। तो इसके गढ़ में जो चट्टान है, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट आदि चट्टानों की अधिकता है। अब ये जो विशाल जो ग्रेटर और लेसर एंड आउटर है, उसके बारे में कुछ जानना जरूरी है। ऐसे तो भारत के भूआकृतिक प्रदेश में 7 के बारे में जानना जरूरी है, आज कम किया जाएगा। फिर जो रिमेनिंग्स होंगे इसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में 7 जो भूआकृतिक प्रदेश है, ऐसे तो 4 ही है, लेकिन पूरा मिला के उसको 7 कर दिया गया। थार का मरुभूमि को अलग कर दिया है, उच्च मध्यवर्ती उच्च भूमि को अलग कर दिया गया है, तो उससे कोई मतलब नहीं, सब पर थोड़ा व्याख्या किया जाएगा। तो महान हिमालय की जो ग्रेटर हिमालय की जो चोटियां हैं, तो विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है पर्वत चोटी में, वो हिमालय में माउंट एवरेस्ट, नेपाल में ही पड़ता है। माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, और उसकी ऊंचाई बहुत कॉमन है, बच्चा में भी आप लोग याद किए होंगे और अभी भी याद आपको है। पहले पता याद किए 8848 मीटर, अब क्या याद करना है, 8850 मीटर। इसका मतलब है कि पर्वतों का भी निर्माण हो रहा है, धरती के अंतर्जात बलों से कुछ ऐसा दबाव पड़ रहा है जो देखा गया है कि उसके ऊंचाई बढ़ रहे हैं। तो 8850 मीटर। कभी कभी यह प्रश्न फीट में पूछ दिया जाता है, तो अगर आपको दिमाग में होगा, इसका कुछ आइडिया याद होगा तो अपना करके निकालेंगे। ऐसे तो कुछ बच्चे रख लिए हैं, याद रखा जाए 1 मीटर 3.28 फीट होता है। 1 मीटर कितना होता है, 3.28 फीट। तो 8850 में 3.28 से गुना करके देखिएगा, आपको आएगा 29,028 फीट, 29028। अब गुना आपको करना है, गुना करके अपना चेक कर लीजिएगा। अक्सर तो मीटर में ही रहता है, लेकिन फीट में भी जान जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो कुछ जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उसमें एक का नाम तो जानना बहुत जरूरी है, और सेकंड का भी नाम जानना जरूरी है। तो दुनिया के महान हिमालय, वो है ट्रांस हिमालय, हिमालय के पार काराकोरम रेंज में है। तो अभी काराकोरम रेंज के बाद छोड़ दीजिए, हालांकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो ट्रांस हिमालय में पड़ता है, अभी पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड में। भारत की सबसे ऊंची चोटी वही है, तो उसकी चर्चा बाद में होगी। यहाँ देखा जाए कि महान हिमालय जो ग्रेटर हिमालय की महत्व चोटी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला उसे जाना है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है। और नेपाल में इसका नोमेनक्लेचर है सागर माथा। नेपाल में इसको क्या कहा था, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा, सागर का ही माथा, नोमेनक्लेचर है नहीं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा था, इसको जान रहे हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है महान हिमालय का, वह कंचनजंगा, सिक्किम में पड़ता है, 8598 मीटर। भारत के सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम पहाड़ी राज्य है भारत का, 8598 मीटर। मकालू है 8481 मीटर। उसके बाद धौलागिरी हिमाचल प्रदेश में 8172 मीटर। और बहुत सारी चोटियां हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस आपके बारे में आपको जानना जरूरी है। कम से कम माउंट एवरेस्ट के बारे में जान गए, कंचनजंगा के बारे में जान गए, नंगा पर्वत के बारे में आप जान गए, धौलागिरी के बारे में जान गए। और एक चीज दिमाग में रखना है कि 1 मीटर और 3.2 फीट, अगर फीट में रहे तो उसको उस तरह से आप निकाल सकते हैं कि भाई फीट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको देखा जाए। अगला देखा जाए
बृहत हिमालय में अनेक हिमालयां हैं। बर्फ की नदियां को हिमालयां कहा जाता है। बर्फ भी सरकता है, एक जगह बर्फ की है टीला और बर्फ इधर से उधर सरक रहा है, तो सरकते हुए बर्फ को एक जगह से दूसरी जगह बर्फ जो है आइस वर्ग जो है सरक रहा है, उसको क्या कहते हैं? हिमालयां। इनमें गंगोत्री, जहाँ से गंगा निकलती है, गंगोत्री, केदारनाथ, मिलाम, पिंडारी नाम की हिमालयां बहुत महत्वपूर्ण है। वो बहुत वहाँ पे हिम है, बर्फ की चादरें हैं और एक जगह से दूसरी जगह सरक है, उसको ग्लेशियर कहते हैं, हिमानी कहते हैं। अगला है गंगा का उद्गम तो गंगोत्री हिमानी से होती है और यमुना का यमुनोत्री हिमानी से होती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, वो किस हिमानी से निकलती है? चेमा युंगदुंग। ब्रह्मपुत्र जो है किस हिमानी से निकलती है? चेमा युंगदुंग। चेमा युंगदुंग हिमानी से होती है। वो तिब्बत में बहुत सारा बहने के बाद अरुणाचल प्रदेश में नामचा बड़वा को काटते हुए भारत में प्रवेश करती है। वो नदियाँ वगैरह पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, उस समय बताया जाएगा कौन नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ प्रवेश करती है। यहाँ इतना ही जानिए कि वह वहाँ पर सांगपो कहते हैं तिब्बत में, और फिर जो है अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती हुई फिर असम होते हुए फिर चल जाती है। तो यहाँ जानिए कि चेमा युंगदुंग हिमानियों के पिघले जल से होता है। महान हिमालय में कई दर्रे भी हैं। दर्रे माने गए पास, और पहाड़ है और उसमें दर्रा है, कहीं कहीं पास है। कुछ इंपॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर में कौन है, उत्तराखंड में कौन है, अरुणाचल प्रदेश में कौन है, कुछ इंपॉर्टेंट को जानना जरूरी है। जैसे जम्मू कश्मीर में जो महान हिमालय में दर्रे हैं वह है जोजिला। जोजिला हिमालय, एक बुर्जिल भी है और एक जोजिला है। हिमाचल प्रदेश में सिपकीला और बारालापचा, अब कुछ कुछ का नाम याद है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो डाल दिया गया है। तो उत्तराखंड में थागला, नीति और लिपुलेख, और सिक्किम वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में नाथुला तथा जलेपला, और अरुणाचल प्रदेश में है बोमडीला। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से प्रश्न आपको लड़ जाएंगे, विश्वास के साथ आप इसको करें। अब ग्रेटर हिमालय की बात हो गई। ग्रेटर के बाद कौन होगा? लेसर हिमालय। उसको लघु हिमालय भी कह सकते हैं, हिमाचल भी कह सकते हैं, मध्य हिमालय भी कहते हैं, अनेक नोमेनक्लेचर है। ग्रेटर हो गया, अब कौन होगा? लेसर को मध्य हिमालय भी कहता है। लघु हिमालय की भी कई श्रेणियां हैं, जैसे कश्मीर में पीर पंजाल, कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, हिमाचल में धौलाधर श्रेणी, नेपाल में महाभारत श्रेणी और कुमायूं गढ़वाल श्रेणी। ये जो रेंज है पहाड़ का, लेसर हिमालय का, उसके बारे में जानना है। भारत के अधिकांश जो हिल स्टेशन है, अधिकांश जो हिल स्टेशन है वो लेसर हिमालय में ही पड़ते हैं। ऊपर वाले में तो बर्फ की चादरें हैं, काफी ऊंचा है, काफी वहाँ, उससे जो नीचे है वो हिल स्टेशन, गर्मी के दिनों में मैदानी इलाके में लोग जो है वहां जाते हैं सैर करने, घूमने फिरने। तो लघु हिमालय के निचले ढाल पर कुछ घास के मैदान भी हैं, जैसे कश्मीर में कुछ घास के मैदान जो क्या कहते हैं? गुलमर्ग, सोनमर्ग, खिलनमर्ग, तथा उत्तराखंड में उसको बुग्याल तथा पयार कहा जाता है। उस घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहता है? बुग्याल तथा पयार। ये तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, लिख लिख के अभ्यास कीजिएगा। कोई चीज को जितना आप लिखेंगे ना उतना ही आपको याद होगा। अब आइए, ग्रेटर हो गया, लेसर हो गया, तो थोड़ा नीचे भी हो जाए और वो होगा आउटर। अंग्रेजी में अच्छा है, हिंदी में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होगा। और याद रखिए, कोई भी एग्जाम्स में आप परीक्षा देने जाते हैं तो पहले अंग्रेजी में क्वेश्चन रहता है और उसका ट्रांसलेट करके उसका हिंदी में रहता है। अगर कहीं और हिंदी में आप देख रहे हैं, आपका अंग्रेजी थोड़ा सा अगर टर्न में प्रॉब्लम होता है, हिंदी देख रहे हैं और हिंदी में कहीं फंस रहे हैं, तो आप अंग्रेजी में जरूर देख लीजिए, अंग्रेजी में क्लियर रहता है। और ये भी दिशा निर्देश रहता है कि अंग्रेजी में जो बात, जो क्वेश्चन दिया गया उसी पर विशेष, इसलिए इंग्लिश के थोड़ा बहुत टर्म्स का ज्ञान होना जरूरी है। तो शिवालिक हिमालय को वाह हिमालय कहते हैं, इसको आउटर हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक हिमालय की गिरिपद पहाड़ियां हैं। गिरी का पद, पद माने पैर, नीचे वाला, नीचे ऊपर वाला तो ऊपर हो गया, इसी गिरिपद। तो शिवालय को गिरिपद पहाड़ियां भी कहा जाता है। और हिमालय श्रेणी हिमाचल श्रेणी, हिमाचल श्रेणी लघु हिमालय, और शिवालिक श्रेणी माने आउटर हिमालय के मध्य कुछ समतल संरचनात्मक स्ट्रक्चरल घाटियां हैं। समतल है, स्ट्रक्चरल घाटियां हैं, इन्हें दून कहते हैं। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है देहरादून, बासमती चावल वगैरह वहां बहुत उत्पादन होता है, देहरादून। और पश्चिम में इस भाग को दून कहते हैं और पूरब में इस भाग को द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार। और उसके नीचे ही मैदानी इलाका, गंगा भी हरिद्वार के पास के बाद से मैदानी इलाका में, माने पश्चिम में दून और पूरब में द्वार। दून का सबसे प्रमुख उदाहरण देहरादून, द्वार का उदाहरण हरिद्वार। ये सब चीज को, कुछ बेसिक चीज है जो आपको जान जाना जरूरी है। अब आइए ट्रांस हिमालय की चर्चा कर लिया जाए।
हिमालय के पार, ट्रांस मतलब पार, हिमालय का जो रेंज है हिमालय के पार वाला जो है सॉरी, महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसमें काराकोरम, इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण रेंज है वह है काराकोरम। काराकोरम को कृष्णागिरी भी कहा जाता है। काराकोरम को याद रखना है। काराकोरम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय का पार, हिमालय के पार वाला भाग है जो कृष्णागिरी कहते हैं। और उस काराकोरम, ट्रांस हिमालय में काराकोरम है, लद्दाख है, कैलाश है, श्रेणियां है, जास्कर श्रेणियां है, आदि आदि है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ज्योग्राफी के महान विद्वान हुए थे स्वेन हेरेन महोदय ने काराकोरम श्रेणी को बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा था। एशिया जो महादेश है उसका बैकबोन ऑफ हाई एशिया काराकोरम रेंज होता है। और इसी काराकोरम रेंज में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वह है K2, जिसको गॉर्बिनस्टीन या गौरीनंदा भी कहा जाता है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपका पूछा जाए तो वह कौन है? K2 या गॉर्बिनस्टीन या गौरीनंदा। और वो लोकेटेड है काराकोरम रेंज में तो है, और वो काराकोरम रेंज जो है ट्रांस हिमालय में है वो है POK में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तानियों ने कश्मीर के कुछ भूभाग को आज भी कब्जा कर रखा है, वह है POK, पाक अधिकृत कश्मीर। पाकिस्तानियों ने उस क्षेत्र को कब्जा कर रखा है। एक दिन आएगा कि हम लोग उसको भी अपने कब्जे में ले लेंगे, तो समय बताएगा, तो ले लेंगे तो हो ही जाएगा, होना ही चाहिए। तो ऐसे पाकिस्तान वाले भी कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, तो वही। और हम भी कहते हैं मैंने बोन ऑफ कंटेंशन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बोन ऑफ कंटेंशन कश्मीर है। धीरे धीरे समस्या सुलझता जा रहा है, एक वक्त आएगा जो भी समस्या सुलझ जाएगा और बायलैटरल हो जाए तो अच्छा है, और नहीं तो जैसे भी होगा देखा जाएगा। तो काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? गॉर्बिनस्टीन, और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। और फिर इसको अगर मीटर में फीट में पूछ दिया जाएगा तो अपना गुना कर लीजिएगा, 3.28 थे तो 8,611